साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़। और जैसा कि आपको पता है, भिवानी के तमाम अखबारों की सुर्खियां और पूरे भिवानी का गर्म मुद्दा अंचल अस्पताल को एक सप्ताह में हाई कोर्ट के द्वारा नगर परिषद को ये आदेश दे दिए गए हैं कि सील करके पूरी ज़मीन को खाली करवाया जाए। अगर एक सप्ताह में ज़मीन खाली नहीं होती है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना होगा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। और 2 शख्स जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ा है और इस अवैध निर्माण के लिए जो आगे आए हैं, जिन्होंने पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी है, वो लोग हमारे साथ हैं। जितने भी साथी वीडियो को देखें, शेयर जरूर कर दें साथियों। और आपको जैसा पता है कि पाप का घड़ा हमेशा भर जाता है, कभी न कभी पाप का घड़ा भर जाता है और वो जरूर फूटता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बृजपाल परमार जी, जिन्होंने लगातार आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लड़ाई शिद्दत के साथ, हौसलों के साथ पूरी लड़ाई को लड़ा है। उनसे जानेंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ इस लड़ाई में आई और इस वक्त जब जीत के नज़दीक हैं, इस मामले को जीतने के नज़दीक है, केस को जो चाह रहे थे कि ज़मीन खाली हो जाए, वही होने जा रहा है और अस्पताल को तोड़ने के, सील करने के आदेश आ चुके हैं। बृजपाल जी नमस्कार। एनडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो सामाजिक मुद्दे उठाता है। हाँ जी, पूछिए। ये बताइए बृजपाल जी कि क्या आदेश आया है जिससे पूरे शहर में खलबली मच गई है? ये ऐसा था कि ये हाई कोर्ट का आदेश था, 208 और 208 की कार्रवाई करनी थी, क्योंकि ये सारा मामला अवैध है। हमने 1945 से लेके अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें आज भी परस/ओब्लिक धर्मशाला मालिक है। तो इन्होंने क्या किया, जो नगर परिषद से मिलीभगत करके अधिकारियों से और जो पूर्व चेयरमैन से, उनसे मिलीभगत करके एक फर्जी असेसमेंट तैयार करी। फर्जी असेसमेंट के ऊपर फर्जी नक्शा पास करवाया गैरकानूनी तरीके से। और ये लगभग 15 करोड़ की ज़मीन है नगर परिषद जो धर्मशाला की, जो इन्होंने मौके की ज़मीन थी, इन्होंने अपनी साठगांठ करके लोगों से मिलीभगत करके फर्जी उच्च अधिकारियों से मिलीभगत करके, इसमें डीसी लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं जो कि हम जांच के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। और जो भी अधिकारी इसमें दोषी होगा, जिन्होंने फर्जी तरीके से 15 करोड़ की ज़मीन जो आइन के जो फर्जी तरीके से नाम कर दिया, असेसमेंट फर्जी असेसमेंट से रजिस्ट्री होगी, जो भी तहसीलदार इसमें दोषी हैं, जो भी डीसी दोषी हैं, जो भी अधिकारी दोषी है, हम सब के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज कराएंगे। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश है, अभी अवैध कब्जाधारी जो बैठा है उसको प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं कि भाई इन जमीनों को खाली करवाएं, उन पर FIR दर्ज करवाएं। ये बताइए कि ये तो होगी कागजी बात, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि सील कब हो जाएगा, कब उस पे ताला नगर परिषद का दिखाई देगा, कितने दिन और लग सकते हैं और क्या गुंजाइश बची है अंचल अस्पताल के मालिक के पास कि वो कानूनी तौर से किस प्रकार और कब तक बच सकता है? इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सारा क्लियर हो चुका है। उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट आ गई है, विजिलेंस रिपोर्ट जो हाई लेवल कमेटी डीसी ने बनाई थी, विजिलेंस हाई लेवल कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। जो भिवानी के टॉप 5 अधिकारी उन्होंने रिपोर्ट दे दी, ये सारा अवैध है। SDM का ऑर्डर आ लिया, तहसीलदार की पैमाइश रिपोर्ट में आ लिया, भी सारा सब कुछ अवैध है, इसका कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि अवैध तरीके से धर्मशाला की जमीन उन्होंने ये फर्जी तरीके से नाम करवाई है। अब इसमें रही बात, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी है। इन्होंने नगर परिषद ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी, 7 दिन का नोटिस दे दिया। 7 दिन के अंदर नगर परिषद इस पर दोबारा नोटिस दे के सीलिंग नहीं करती तो हम हाई कोर्ट दोबारा जाएंगे। और जो भी अधिकारी इसमें दोषी होगा, चाहे सचिव हो और चाहे चेयरमैन हो और चाहे ऊपरले अधिकारी हो, ACS लेवल के अधिकारी हो, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। इसमें कार्रवाई करवा के रहेंगे और इसको सील करवाएंगे। चेयरमैन का आपने जिक्र किया, चेयरमैन का क्या रोल है इसमें? कब तक, अगर चेयरमैन के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि अंचल अस्पताल के जो मालिक हैं तमाम अपने घोड़े दौड़ाने का प्रयास करेंगे, तो चेयरमैन इस कार्रवाई को कब तक रोक के रह सकते हैं? नहीं, चेयरमैन का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, जो पूर्व चेयरमैन थे, यादव साहब थे जो अपने, और जो चेयरमैन थे, जो उप चेयरमैन थे, मामन सिंह थे, उन्होंने मिलीभगत करके इसका सारा यह फर्जी नक्शा पास किया, जो कि कर ही नहीं सकता। 17 ये तो पहले की बात होगी। वर्तमान में अब जो 7 दिन का नोटिस हुआ है, कल वो नोटिस हुआ है और उल्टी गिनती आप कह सकते हैं कि शुरू होगी। तो इसमें मैं पूछ रहा हूं कि नगर परिषद ने नोटिस दिया है और नगर परिषद इसको कितने दिन तक बचा सकता है? कितने दिन की गाइडलाइन होती है कि इतने दिन में खाली करना ही होगा, कि 7 दिन में खाली ना करें उसके बाद क्या होगा? नहीं, देखो ऐसा था, 7 दिन का नोटिस दिया है, भी तुम खुद इसको खाली कर।
और नहीं तो तेरे 5,000 रुपये जुर्माना लगा। उसके बाद अगला प्रोसीडिंग क्या होती है कि अगली प्रोसीडिंग एक नोटिस और दिया जाएगा नगर परिषद द्वारा, उसमें CMO, बिजली बोर्ड और SP, DC सबको नोटिस जाएगा और इसकी एक जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के उसको प्रशासन सील करेगा, पुलिस फोर्स भी ली जाएगी, जो भी फॉर्मेलिटी होती है प्रशासन की जो सीलिंग की वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके न फिर इसको सील किया जाएगा। तो ये तो सील की बात होगी कि टूटने की बात, कि टूटने के भी कोई आदेश हैं? हाँ, 208 और 208 है, 208 में सीलिंग का है, 208 में तोड़ने का है। पहले सीलिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसके बाद डिस्टाई करने के बाद में प्रशासन नगर परिषद देखेगी भी इसको कैसे क्या करना है, बाद में डिस्टाई किया जाता है। क्योंकि पहले प्रोसीजर होता है सीलिंग का, पहले सीलिंग की जाएगी, कब्जे में लिया जाएगा सारा सौदा, कब्जे में लेके फिर तोड़ने के आदेश होंगे। जी, ये बताइए कि इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं जो अवैध जमीन बताई जा रही है उस मामले को लेकर? कितनी गुंजाइश है? ये देखो, जो हाईकोर्ट का फैसला है ये हरियाणा के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका फैसला है और डबल बेंच का फैसला है। मुख्य न्यायाधीश से ऊपर हरियाणा में कोई नहीं है, ना कोई सरकार है ना कुछ भी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश का फैसला, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। निचली अदालत में ये अपील नहीं हो सकती क्योंकि जब मुख्य न्यायाधीश का फैसला ऊपर, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पहले ही जजमेंट है कि भाई अगर धर्मशाला की ज़मीन है, दे लैंड है, कॉमन लैंड है, उन पे अगर कोई अवैध कब्जे हैं तो उन पर तुरंत, अभी सुप्रीम कोर्ट का 2-3 महीने पहले जजमेंट आया है, भाई इनको खाली करवा के इनके ऊपर FIR दर्ज करवाए और हम जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश की पालना करवा के और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगे। एक सवाल ये है, जैसे राजपूत धर्मशाला बताई जा रही थी, तो इसमें मजबूत पक्ष हाईकोर्ट में राजपूतों की जो कम्युनिटी है, जो परिवार, जो जिसकी ये जमीन बताई जा रही है, उसका मजबूत पक्ष है या नगर परिषद का मजबूत पक्ष है? यहाँ से छूटने के बाद ये जमीन नगर परिषद के पास जाएगी या राजपूतों के पास जाएगी? ये धर्मशाला की ज़मीन है, 1945 से लेकर धर्मशाला की ज़मीन ही ना राजपूतों के नाम जाए, धर्मशाला के नाम ही रहेगी। क्योंकि जो इसमें जो जिन्होंने धर्मशाला के लिए दी थी वो इसकी देखरेख कर सकते हैं, यानी कि जैसे मान एज ए ट्रस्टी उसकी देखरेख कर सकते हैं। लेकिन जो धर्मशाला के नाम होगी वो धर्मशाला के नाम रहेगी। वो जिन ज़मीन धर्मशाला को दी है वो भी सुप्रीम कोर्ट और नियम के अनुसार वो वापस नहीं ले सकते। तो एक और भाई शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो जिस परिवार की वो धर्मशाला बताई जा रही है, राजपूतों का जब बार बार जिक्र आ रहा है, तो इंदरपाल तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। और पीछे आपने देखा कि इनके साथ मारपीट भी हुई थी, झगड़ा जब अस्पताल में हुआ, और ये भी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, क्योंकि भारत देश में कहा जाता है कि जमीन माँ होती है, तो एक प्रकार से अपनी जमीन को बचाने का लंबा संघर्ष उनका रहा। और अब ये जब जीत मिलने के बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़े हैं, तो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं इंदरपाल जी? ऐसा जी, हमें शुरू से कानून पर विश्वास था, कानून के सहारे हम चल रहे थे। वो जो फैसला कानून करे, हमने शुरू में भी कहा था, जो कोर्ट फैसला करे मंजूर है, चाहे डॉक्टर को दे चाहे हमें दे। ये मेरी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। धर्मशाला हर आदमी के काम आती है। हम कहते हैं धर्मशाला बनाओ, हर आदमी सार्वजनिक रूप से बनाई जाए। नगर पालिका ले लो इसको, चाहे नगर पालिका धर्मशाला बना के छोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आम आदमी के काम आनी चाहिए जगह, ना कि किसी कब्जाधारी के पास। तो अब छूट रही है वहाँ से ज़मीन, तो कैसा लग रहा है और क्या बेहतर हो सकता है कि धर्मशाला की ज़मीन का क्या बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है समाज के द्वारा, राजपूत समाज के द्वारा? अच्छा जी, राजपूत समाज के लिए तो क्या है, छत्तीस समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए धर्मशाला होती है। खाली राजपूत समुदाय के लिए जैसे ये तो सबके काम आनी है। इसमें अगर चाहे तो नगर पालिका चाहे तो खुद उसको अपने अंडर में ले ले, अंडर लेके इसके सार्वजनिक कर दे, इसको हर समाज के लिए बहुत बड़ा बेहतरीन है। इसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय इसको अपने अंडर लेके एक बेहतरीन धर्मशाला बना दे, आने जाने वाले फ्री सेवा कर दे। तो अब क्या लग रहा है कि उसके मालिक का कानूनी जब फैसला आया तो क्या रिएक्शन होगा? ऐसा जी, मालिक ने तो इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था, आप इंटरव्यू देखो ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई केस ही नहीं है जमीन को लेकर जी। इस कब्जेदारी से झूठा आदमी मैंने हिंदुस्तान में आज तक नहीं देखा। वो आज तक यही नहीं मान रहा कि इसके ऊपर कोई केस है। इस पर अगर केस नहीं तो हम कोई दादागिरी से थोड़ी लेने लग रहे हैं। ये बताइए ब्रजपाल जी कि आपको इस प्रकार से ये
ज़मीन को खाली करने के आदेश हुए हैं, तो कुछ डर लग रहा है कि आप पे पहले भी हमला हो चुका है और आरटीआई एक्टिविस्टों पर लगातार अत्याचार होते रहते हैं देश में, तो क्या लग रहा है, कुछ भय का माहौल है? हाँ, मेरे जान माल का खतरा है, क्योंकि मेरे काफ़ी शहर में काफ़ी सामाजिक काम किए हैं तो दुश्मन काफ़ी हो चुके हैं, और ये मुद्दा भी ऐसा है कि ये कोई भी मेरे साथ घटना करवा सकते हैं। तो जान माल का देखो इतना बड़ा काम है तो होता ही है। अब मेरी जगह और भी कोई हो तो, क्योंकि हम तो वैसे आर्टिस्ट वैसे ही आपको पता है दुश्मन बहुत हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कल हमारी हाईकोर्ट में एक सुनवाई थी इसी मामले को लेके, जो इसका फर्जी नक्शा पास किया गया बिना दस्तावेजों के आधार पे, उस पे जो कल हाईकोर्ट में सुनवाई थी, तो हाईकोर्ट के एसीएस और डायरेक्टर ने अपना बचाव करने के लिए जो यहाँ सचिव था राजेश मेहता, उसके ऊपर सारी बात डाल दी। बोला जो भी इसने गलत किया है या सही किया है, ये राजेश मेहता जो सचिव था उसने किया है, उसकी जिम्मेवारी है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो यानी कि एसीएस लेवल के अधिकारी भी इस मामले में घबराए हुए हैं भाई आगे जाके क्या बनेगी। तो कल ही सुनवाई थी तो उसमें आगे डेट लगाई हाईकोर्ट ने, क्योंकि हम हाईकोर्ट को बताया है बिना दस्तावेजों के, बिना मलकियत के आधार पर इसका नक्शा पास जो भी फर्जी तरीके से किया है, जो फर्जी नक्शा वो कैसे कर दिया। तो हमारी सुनवाई चल रही है। दूसरी बात, जब हम हाईकोर्ट गए उस टाइम इसे अपील में गया, जो एडीसी राहुल नरवाल था, जो डीएमसी था, उसके अपील लगाई इसने। मैंने राहुल नरवाल को चिट्ठी लिखी, जनाब मेरा हाईकोर्ट का आदेश है और उसकी मैं हाईकोर्ट से आदेश लेके आया हूँ, मेरे को जांच में शामिल किया जाए। लेकिन एडीसी साहब ने मेरे को जांच में शामिल नहीं किया, नरवाल जी ने, और गलत तरीके से नियमों को ताक पर रख के, जो कि अगला ज़मीन का मालिक ही नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, आज भी राजस्व रिकॉर्ड में धर्मशाला मालिक, और उसने रेगुलाइज कर दिया इसको, यानी कि 15 करोड़ की ज़मीन का इसको फ़ायदा करने की कोशिश करी राहुल नरवाल एडीसी साहब ने। हमने उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। क्या लग रहा है कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, और क्या ये रिश्वतखोरी का मामला भी हो सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें डीसी लेवल के अधिकारी भी मिले हुए हैं, जो कि हम सब की हमने लिस्ट बनाई है 1996 से लेके अब तक, जो भी इसमें जो जहाँ जहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ रजिस्ट्री हुई है, किस तहसीलदार ने करी है, सब के हमने लिस्ट बनाई हुई है। और हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाई लेवल जांच या विजिलेंस या सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट में जाके करेंगे ये सील होने के बाद। और हमें इसको किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो डीसी लेवल का अधिकारी हो, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, इस मामले में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और कार्रवाई कराएंगे। इनकी ज़मीन जो सील तो है होगी, ये जो हॉस्पिटल, और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। तो देख सकते हैं कि लगातार और कोई अधिकारी जिसका नाम इस मामले में सामने आ रहा है? उसमें कई नाम हैं। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जब ये 2017 में ये जो बिल्डिंग बना रहा था, उस टाइम डीसी जो एनसन सिंह था उसने नोटिस जारी किया था भाई इसका सील करवाओ, नक्शा गलत है, इसको रोक लगाओ। लेकिन वो रिपोर्ट भी दबा दी गई प्रशासन द्वारा। वो हमने सब की जो लिस्ट है वो बना ली है, और हम हाई कोर्ट में एक हाई लेवल इसकी जाँच करवाएंगे, हाई लेवल कमेटी से जाँच करवाएंगे, और जो भी अधिकारी दोषी होगा सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से, जी क्या कहना चाहते हैं? जिस टाइम इसने नक्शा अप्लाई किया था ना, उस टाइम हमने डीसी साहब को, एडीसी साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको ये बाकायदा लिखित है हमारे पास कि इसकी मलकियत की जांच की जाए। आज तक कोई मलकियत की जांच नहीं की। खुद चेयरमैन भवानी प्रसाद ने भी 4 शिकायतें कर रखी हैं कि इसकी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए, लेकिन वो ऐसा अंधा काम था जिस पैसे के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था पिछले अधिकारी को। तो आज तक इस पर मलकियत के कागज नहीं मांगे गए हैं। तो देख सकते हैं भाई किस प्रकार से फर्जीवाड़ा आप एक प्रकार से कह सकते हैं भिवानी शहर में, और इस प्रकार के कई अवैध निर्माण हैं जो शहर को और शहर की गलियों को जो जाम की स्थिति कह सकते हैं या और कोई स्थिति दीमक की तरह चाट करके खा गए। जोड़ यहाँ से ख़त्म हो गए शहर से, और तमाम जो सार्वजनिक स्थान होने चाहिए थे व्यक्तिगत लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया, और शहर में एक दीमक के रूप में ये लोग खोखला कर रहे हैं शहर को। इस पर नगर परिषद को और तमाम आला अधिकारियों को और सरकार को, डायरेक्ट सीएमओ को और हाईकोर्ट को इसमें दखल करना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाने चाहिए। यही एनडी न्यूज़ की दरख्वास्त है। वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ये एक क्रेडिट आप कह सकते हैं कि एनडी न्यूज़ को भी जाता है, जिसने लगातार इस सामाजिक मुद्दे को उठाया, आपकी आवाज़ को उठाया, और धर्मशाला की जो ज़मीन थी, जो
गुंडागर्दी जो डॉक्टर साहब ने की थी एनडी न्यूज़ के साथ, उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से डाउनफॉल शुरू हुआ और आज इस स्थिति पर पहुंच गए हैं, इस मुकाम पर कि उनका पाप का घड़ा भर गया और फूटने के कगार पर है। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे बृजपाल जी? अंत में ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरी कोशिश की है मेरे ऊपर FIR दर्ज कराने, मेरी कई FIR दर्ज कराई है। अभी पीछे एक मैं बता देता हूँ, मेरे बच्चों की जाँच रिपोर्ट फर्जी तैयार करवाई इन्होंने, अंचल ने मिलके CMO से और डॉक्टर कृष्ण ने। डॉक्टर कृष्ण देखो, एक जांच अधिकारी एक शिकायत 3 जांच रिपोर्ट देता है, 2 जांच रिपोर्ट मेरे हक में देता है, 1 जांच रिपोर्ट मेरे खिलाफ देता है। अब बताओ, इतना बड़ा मतलब ये मिली भगत करके अफसरों से मेरे को कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता है। लेकिन मेरे पास सारे तथ्य रिकॉर्ड है। SDM साहब के आदेश से मेरे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बढ़ा था, उसको भी दरकिनार कर दिया जो CMO भिवानी है और जो डॉक्टर कृष्ण है। 1 शिकायत आपने किसी के खिलाफ 1 शिकायत दे दी, उसमें आप ये बताइए 3 जांच रिपोर्ट कैसे आ सकती हैं? जांच रिपोर्ट तो एक ही होगी। 2 जांच रिपोर्ट मेरे हक में दे दी, 1 मेरे खिलाफ दे दी। तो मैं उसके लिए भी हाई कोर्ट में मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि ये झूठे मुकदमे में मेरे पहले भी मेरे पे झूठा आरोप लगा के मेरे पे FIR दर्ज कराई, मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करी, जो कि आप उस टाइम मौके पर थे, आप लाइव चल रहा था, तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी। लेकिन ये मेरे को प्रशासन से मिली भगत करके झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता है, जो के लिए कि मैं हाई कोर्ट में ये सारे तथ्य रखूंगा। अभी मेरे पास फर्जी FIR। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये बृजपाल जी का पक्ष था और झूठ के पैर नहीं होते ऐसा कहा जाता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं और कानून पर सबको विश्वास रखना चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं बृजपाल? ऐसा है, बृजपाल जी के ऊपर 1 और मेरे पर 3 मुकदमे बन चुके हैं अब तक डॉक्टर के, और 3 खारिज हुए हैं, कैंसिल। मेरे खुद के मकान की जो कि मैंने 22 साल पहले मोल लिया था, उसकी लगा रखी उन्होंने कि अवैध कब्जा, गली पे कब्जा, जबकि पटवारी तहसीलदार ने मौके पे मेरी पैमाइश की है। तो मेरा मकान खसरा नंबर 501 में बना हुआ है, जो कि मेरे दादा लाई मलकियत है। उसके बाद भी तहसीलदार साहब को मैंने 20 एप्लीकेशन दे ली कि जी आप मेरा मकान की पैमाइश कराओ, अगर मैं कब्जेदार हूँ, अगर वो नहीं है तो आप कार्रवाई कर दो। लेकिन प्रशासन इतना दबाव में है इन आदमियों के, कोई चू नहीं करता, ना SDM साहब चू करते, ना तहसीलदार चू करता। नगर पालिका ने परसों भी लेटर लिखा है कि इंद्रपाल के खिलाफ शिकायत आई। कौन शिकायत करता है? जो इनके गुर्गे, जो इनके साथ रहते। बृजपाल जी की भी आज एक थाना में एप्लीकेशन आई है कि थाना माँ बाप के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। इनके कुछ गुर्गे हैं जो दबाव बनाने के लिए, जो पैड नहीं कहते, जो खर्चा पानी पे चल रहे हैं दलाल, वे चलते हैं इनके। एप्लीकेशन लगाओ कि आपने कब्जा कर लिया। मैं खुद कहने लगा, अगर नगर पालिका की जगह, मेरे मकान में 50 की जगह फालतू है, नगर पालिका की है तो मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। मेरी है तो मेरे को रिपोर्ट बना के दे। मैंने 8 महीने में आज तक तहसीलदार साहब से 12 एप्लीकेशन लिख ली, आज तक जांच रिपोर्ट बना के नहीं दी। मैं किस खसरा नंबर बैठे? ये तो लगातार जो लड़ाइयाँ हैं वो चलती रहेंगी। आप भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और आपके आसपास भी कहीं अवैध निर्माण या अवैध कब्जा किसी सार्वजनिक जगह पर हुआ है तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं, इसकी आवाज़ ND न्यूज़ जरूर उठाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है संजय।